बिन ब्याही ननद। सुमन अपने कमरे में रो रही होती है, तभी उसकी छोटी भाभी गीता आती है और झाड़ू फेंकते हुए कहती है, अब रोने से क्या होगा सुमन, जो होना था वो हो गया। तेरी किस्मत में ना शादी है ही नहीं। चल उठ और जाकर झाड़ू लगा, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है। भाभी, मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और आप झाड़ू की बात कर रही हो। मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरी जिंदगी हमने खराब करी हो। अरे तेरे कर्म ही ऐसे हैं, पिछले जन्म में कुछ बुरा करा होगा जो तुझे भुगतना पड़ रहा है। सही है। अच्छा चल अब जल्दी से घर का काम कर, नौटंकी मत कर। भाभी मैं थोड़ी देर में कर दूंगी का। अभी मुझे थोड़ा अकेला रहना है, प्लीज मुझे अकेले रहने दीजिए कुछ देर के लिए। सुमन को उसकी छोटी भाभी गीता सुनाई जा रही होती है, तभी उसकी बड़ी भाभी मीनू वहां आती है। तुझे मैंने कहा था ना, मेरे सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, धोने हैं। तेरी शादी तो हो नहीं रही, इतना खर्चा हो गया और ऊपर से घर गंदा पड़ा है, मेरे कपड़े गंदे पड़े, कौन करेगा साफ? मीनू भाभी, गीता भाभी तो वैसे ही कुछ समझ नहीं रही, कम से कम आप तो मेरी बात समझो। इतना सब कुछ हो गया है, मेरी शादी टूट गई है और आप लोगों को घर के कामों की पड़ी है। मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है ना। अरे तेरे माँ बाप गुजर गए, यहाँ हम तुझे पाल रहे हैं ना। तू अपने भाई भाभीयों के ऊपर तो है और ऊपर से हमें बोल रही है कि हम तेरे साथ इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही तेरी, है? कहीं की महारानी है जो सब लोग तेरे दुख को लेकर बैठे रहे। भाभी मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रही हूँ, बल्कि मुझे तो खुशी है कि मेरी भाभीयों को मेरी इतनी चिंता है। मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद आप लोगों ने मुझे पाला पोसा है। मैं आप लोगों को भला क्यों कुछ कहूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अभी जो मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया है, उसके बाद घर का काम जरूरी है क्या आप लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि तेरी शादी तो टूट गई है, तो घर के काम थोड़ी ना रुक जाएंगे, हैं? वो सब तो होना ही है। और एक बात बता, अगर घर के काम तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? तू क्या चाहती है? तेरी भाभीयों को पहले ही तेरी चिंता है और अब घर का काम भी हम ही करें? वही तो दीदी, मैं भी यही कह रही हूँ सुमन से, लेकिन उससे तो हम उसके दुश्मन लग रहे हैं। अरे शादी टूट गई है, हमें भी दुख है उसका, लेकिन हम उसके दुख को लेकर बैठे थोड़ी ना है। और ऊपर से घर का काम वाम तो होना ही चाहिए। मुझे तो इतनी टेंशन हो गई कि मेरा बीपी लो हो गया है, वरना ना मैं खुद ही कर लेती। अरे बताया क्यों नहीं गीता तूने बीपी लो है? बता देती, मैं तुझे दवाई दिला कर ले आती। अब इतना सब हुआ है, हम लोगों को भी इतनी टेंशन है ना। इतनी मुश्किल से इसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढा, शादी की तैयारी करी और अब शादी टूट गई। अरे तो हमें भी तो दुख है ना, पर हमारी टेंशन कौन समझेगा गीता? नहीं भाभी, आप कोई चिंता मत लो, मैं घर का काम कर लूंगी। सुमन की दोनों भाभियां उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और घर का सारा काम करवाती रहती है। सुमन बेचारी अपनी भाभियों के आगे कुछ बोलती नहीं और घर का काम करते रहती है। ऐसे ही एक दिन सुमन फोन में वीडियो देखकर बहुत हंस रही थी। ये देखकर मीनू सुमन से कहती है, क्यों महारानी, अभी शादी टूटे हुए 1 महीना भर नहीं हुआ और तेरी बत्ती सी निकल रही है। कोई गम नहीं है क्या तुझे शादी टूटने का, या फिर कुछ ज्यादा ही खुशी है अपनी शादी टूटने की? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, वो तो बस मैं एक वीडियो देख रही थी ना, तो देखकर मुझे हंसी आ गई। और आप ही ने तो कहा था शादी टूट जाने से मेरी जिंदगी नहीं रुकती, तो मुझे अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही होगा ना। मैंने जिंदगी में आगे जरूर बढ़ने को कहा था, लेकिन ऐसे हंसी गुलछर्रे उड़ाने को नहीं। अरे जिस लड़की की शादी टूट जाती है उसका तो रंग उतर जाता है, और एक तू है जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि तेरी अभी शादी टूटी है। तुझे देखकर तो सब यही कहेंगे तूने ही लड़के वालों को भगाया है, कहीं चक्कर चल रहा है क्या तेरा? भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मेरा कहीं कोई चक्कर नहीं चल रहा, और भला मैं क्यों लड़के वालों को भगाऊंगी? मैं तो चाहती थी कि मेरी भी शादी हो, मेरा भी घर बसे। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरी सारी सहेली की शादी हो चुकी है, बस मेरी नहीं हुई। मुझे अच्छा थोड़ी ना लगता है अपने मायके में ऐसे बैठे रहना। लेकिन तेरे लक्षण तो ये नहीं कह रहे कि तुझे अच्छा नहीं लगता। देख अभी भी बोल रही हूँ, सुधर जा। अगर तूने लड़के वालों को भगाया है ना, तो कह देती हूँ अच्छा नहीं होगा। चुपचाप से जो हम कहते हैं वही कर।
पता नहीं क्या चाहती है, कब तक हमारी छाती पर मूंग दलती रहेगी। अपनी भाभी की बातें सुनकर सुमन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसकी भाभी ने उसे काफी ज्यादा खरी खोटी सुना दी थी। लेकिन फिर भी सुमन अपनी भाभी की बातों को दिल पर नहीं लेती और घर के कामों में लग जाती है। कुछ दिनों बाद प्रेस करते हुए सुमन के हाथों से गीता की साड़ी जल जाती है। ये देखकर गीता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और तुरंत सुमन को एक जोर से थप्पड़ मार देती है। मेरी इतनी महंगी साड़ी तूने जला दी? तुझे पता भी है कितने की आई है? तेरी माँ छोड़कर नहीं गई थी जो तूने जला दी। भाभी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये साड़ी बहुत महंगी है, मुझसे गलती ना हो जाए और ये ना जल जाए, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। मैंने कहा था कि इसे बाहर से प्रेस करवा लो। तुझे काम ना करना पड़े इसलिए बहाने बना रही है। बोल रही है बाहर से प्रेस करवाओ। अरे बाहर से करवाना है तो तू किस लिए घर पर पड़ी है? तो क्या घर पर बस मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए है? भाभी, आप ऐसी क्यों बोल रही हो? ये मेरा भी तो घर है ना, मैं अपने घर में रहती हूँ, इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? आज तक भैया ने कभी मुझे ये नहीं कहा जो आप कह रही हो। तेरा भाई तो अपनी बहन के मुंह में पागल है, लेकिन मैंने थोड़ी ना अपनी शादी तुड़वा ली है। घर पर बैठी रहती है, शर्म तो आती नहीं? ये घर अब तेरा नहीं हमारा है। आप दोनों भाभी ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे मैंने अपनी शादी खुद ही तुड़वाई हो? मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मुझे दोष देना बंद करो भाभी। बस करा, बस कर। जब देखो नाटक करती रहती है, रोना दिखाकर अपने भाई को ही पागल बनाया कर। लेकिन तेरी सच्चाई से हम दोनों भाभी अच्छे से वाकिफ हैं। घर का काम करना है नहीं, और काम कुछ बोल दो तो रोने लग जाती है कोने में। आज के बाद तू रोते हुए दिख गई ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, समझी? अब हम जब जो काम बोले वो काम किया कर और बिना कोई गलती के। ठीक है भाभी। सुमन को अपने ही घर में एक नौकर की तरह रखा जा रहा था। सुमन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी शादी टूट गई थी और शादी टूटने का पूरा दोष उसकी भाभीयों ने सुमन पर ही लगा दिया था। सुमन की भाभी हर रोज उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करती। खुद परेशान होने के बाद भी सुमन कुछ नहीं कह पाती। कुछ दिनों बाद सुमन पोछा लगा रही होती है और उसकी दोनों भाभियां गंदे पैर लेकर अंदर चली आती है। ये देखकर सुमन कहती है, भाभी मैंने अभी पोछा लगाया है और आप दोनों गंदे पैर लेकर अंदर चली गई। देखो पूरा वापस से घर गंदा हो गया, मुझे दोबारा से पोछा लगाना पड़ेगा। तो क्या हो गया? एक बार कर लिया तो घिस गई क्या जो दोबारा नहीं कर पाएगी है? और रही बात गंदे होने की, तो ये तो तुझे वापस करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार हो या 100 बार तुझे बार बार करना ही पड़ेगा और बिना किसी सवाल जवाब के। वैसे भी तूने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक तो छोड़ा नहीं। अब घर का काम तो कर ले, उसी में हमें संतुष्टि मिल जाएगी कि तू किसी काम की तो है। वरना तुझे देखकर तो यही लगता है कि तू बस हमारा खून जलाने आई है। तेरे माँ बाप भी तुझे छोड़कर चले गए। और नहीं तो क्या, माँ बाप पर भी बोझ ही बन रही थी। माँ बाप से बोझ उठाया नहीं गया, इसलिए बेचारे चल बसे। सुमन की दोनों भाभियां उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचती। पूरे घर में गंदे पैर लेकर अंदर चली जाती है। सुमन दोबारा पोछा लगाने लगती है और ये सब सुमन की दोस्त रिया देख लेती है और वो अंदर आती है। सुमन, कैसी है तू? ठीक है? और ये क्या घर का काम तू क्यों कर रही है? तेरी दोनों भाभी हैं, क्या तेरी कोई मदद नहीं करता? मेरी दोनों भाभी हैं, मेरी मदद करना तो दूर की बात है, मेरा काम बस बढ़ाती रहती हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। अरे लेकिन तू अपनी दोनों भाभी से कुछ कहती क्यों नहीं? और तू इस घर की बेटी है, अपनी भाभीयों की ननद, वो तेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और तू चुपचाप सह क्यों रही है? दोनों भाभीयों ने मेरी शादी टूटने का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। आए दिन मुझे इसी बात पर ताने देती रहती है कि मेरी शादी टूट गई, मेरी शादी टूट गई। अब मैं भी क्या बोलूं? मेरी किस्मत में जो लिखा था वही हुआ, इसीलिए चुपचाप भाभी के ताने सुन रही हूँ। अरे गलती खुद करे और इल्जाम तुझ पर लगाए, ये कौन सी बात हुई भला? गलती खुद करे मतलब कौन सी गलती? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तू क्या कह रही है। और नहीं तो क्या, ये सब तेरी भाभीयों का ही किया धरा है। मैं जिस दिन तेरी शादी में आई थी ना तुझसे मिलने के लिए, तेरे कमरे में आ रही थी,
तब मैंने तेरी भाभियों को तेरे होने वाले पति से बात करते हुए देखा और उन्होंने तेरे पति से ये कहा कि तू किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसने अपनी बारात वहीं से वापस ले ली और तेरी शादी नहीं हुई। और जब तेरी बारात वापस गई तब तू रो रही थी। तब तेरी दोनों भाभी आपस में बात करते हुए कह रही थी कि तेरी शादी तो होने ही नहीं देंगे और इसी तरह तुझे नौकरानी बनाकर घर के काम करवाती रहेंगी। क्या मेरी भाभीयों ने इतना सब किया? मुझे इन दोनों को अपनी भाभी कहते हुए शर्म आ रही है। अब तो इन्होंने हद पार कर दी। अब मैं बताती हूँ कि बिन ब्याही ननद को घर पर बिठाने का नतीजा क्या होता है। रिया सुमन को सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनने के बाद सुमन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उससे भी कई ज्यादा वो अपनी भाभियों को सबक सिखाने की सोच लेती है। और उसी शाम बिना कुछ कहे सुमन अपनी भाभियों के पर्स से ढेर सारे पैसे लेकर शॉपिंग करके आती है। घर में भाभियों को बुलाकर कपड़े दिखाने लगती है। भाभी ये देखो, मैंने कितनी सारी शॉपिंग करी है। मैंने ना अपने लिए बहुत सारी ड्रेस खरीदी है। ड्रेस? लेकिन ये सब खरीदने के तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? हमने तो कोई पैसे नहीं दिए। फिर पैसे आए कहाँ से? आने कहाँ से? मेरे दोनों भाई मेरी प्यारी प्यारी भाभियों के पास मेरे लिए खर्च भी तो भेजते ना। बस मैंने आप दोनों के पर्स से पैसे ले लिए और अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग कर ली। तुमने हमारे पर्स से पैसे निकाले, वो भी हमें बिना बताए? तुम्हारी इतनी हिम्मत? भाभी घर की बेटी हूँ मैं, तो हिम्मत तो होनी है ना मुझ में। और वैसे भी क्या आपके पैसे क्या मेरे पैसे है, तो मेरे भाइयों के पैसे ना। अब एक बार उन्हें कहूंगी कि मुझे पैसों की जरूरत है ना, यूं यूं चुटकियों में मेरे अकाउंट में भेजेंगे। अब आप खुद समझिए, अगर मैंने कहा तो और ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि मैंने आपके पर्स से जितने पैसे निकाले उतने में ही शॉपिंग करी, वरना खर्चे तो और भी ज्यादा हो सकते थे। सुमन की बात सुनकर दोनों भाभियों का मुंह बंद हो जाता है और वो दोनों चुप हो जाती हैं, कुछ नहीं कहती। लेकिन सुमन यहाँ थोड़ी ना रुकने वाली थी, अब तो वो और भी खर्च करती थी। एक दिन सुमन अपने दोनों भाइयों से कहकर घर पर बहुत सारी खाने की चीज मंगवा लेती है और बिना खाए उसे कूड़े में फेंक देती है। ये देखकर गीता को बहुत गुस्सा आता है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ऐसे उड़ाई जा रही हो? अरे अगर हम कुछ कहते नहीं तो तुम सर पर ही नाचे जा रही हो। अपने भाई से बोलकर इतनी सारी चीजें मंगवा ली, खानी भी तो चाहिए थी ना। खाई क्यों नहीं, कूड़े में क्यों फेंक दी? भाभी वो क्या है ना, मंगवा तो ली थी, पर फिर बाद में मेरा मन नहीं हुआ खाने का और फिर मैंने कुछ और मंगवाने का सोचा, इसलिए मैंने सब फेंक दिया। आपको खाना है तो कूड़े में से निकाल कर खा लीजिए ना भाभी। तुम मुझे कह रही हो कि मैं कूड़े से निकाल कर खाऊं? तुम भूल गई हो क्या कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ और अपनी भाभी से ऐसे बात कर रही हो? शुक्र है मानो भाभी से बात कर रही हूँ, वरना बात करने लायक तो आप हो भी नहीं। खैर अभी मैंने अपने लिए बाहर से पिज्जा मंगवाया है, खाना हो तो बता देना। तुमने तो सच में हद कर दी। तुम्हारा कुछ ना कुछ परमानेंट इलाज तो करना ही पड़ेगा। भाभी क्या इलाज करोगी हैं? मेरी शादी तो टूट गई है और इतनी जल्दी कोई दूसरी शादी थोड़ी ना करेगा। अब तो मैं ऐसे ही घर में पड़ी रहूंगी और आराम से भैया के पैसों पर ऐश करूंगी। बड़ी आई ऐश करने वाली, 2 महीने में इसकी घर से विदाई ना करवा दी तो हम भी इसकी भाभियां नहीं। गीता और मीनू दोनों सुमन के रोज के खर्चों से बहुत तंग हो जाती है और एक दिन मीनू गीता के कमरे में जाती है। हमने ना बहुत बड़ी गलती करी सुमन की शादी तोड़वाकर। अब तो ये हमारे ही सर पर तांडव कर रही है। अरे इतना खर्च करवाती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसे कैसे सुधारूं। दीदी आपने सच में ना मेरे मन की बात छीन ली। मैं तो यही सोचकर परेशान हो रही थी कि इसने उनकी तो अभी तक की आधी कमाई उड़ा दी। मैंने सोचा था अपने लिए सोने के गहने बनवाऊंगी, लेकिन यहाँ तो आर्टिफिशियल लेने की भी औकात नहीं बची। अब बस बहुत हो गया इसका। हमने इसकी शादी तुड़वाई थी ना, अब हम इसके लिए जल्दी से कोई लड़का देखते हैं और फटाफट यहाँ से इसे रवाना करते हैं, वरना ये तो हमें कंगाल करवा कर मानेगी। दीदी आप तो लड़का देखने की बात कर रहे हो और मैंने तो देखना शुरू भी कर दिया। मुझे पता है ये लड़की हमसे पता नहीं कौन सी बात का बदला ले रही है। अब तो हम इसकी जल्दी शादी ही करवा देते हैं। हाँ यही सही है। मैं भी इसके भैया से बोल रही थी कि हम लड़का देख रहे हैं, लड़का मिलते ही शादी करवा देंगे। मीनू और गीता ने जो चाल चली थी अपनी ननद के खिलाफ, अब वो उन पर ही भारी पड़ गई थी।
वो दोनों जल्दी से ही अपनी ननद की शादी करवाने में लग गई थी, जिसके बाद सुमन की भी परेशानियां दूर होने लगती हैं।